दोस्तों तुम सबके। आज बहुत दिनों के गैप के बाद हमने चालू करी है सीरीज और इसमें कंप्लीट मैथ्स का कोर्स कराया जाएगा आपको। स्टार्टिंग कर रहे हैं मैथ्स के सबसे बेसिक टॉपिक से, नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम में कंप्लीट क्या नंबर सिस्टम होता है पहले बता दूं, थोड़ा धैर्य बनाना पड़ेगा इस चीज के लिए। करीबन 7 से 8 लेक्चर होंगे नंबर सिस्टम के। उसके बाद इस लेक्चर के बाहर कोई भी आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो बिना किसी देरी के चालू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर सिस्टम। अब जितने भी हमारे मैथ्स के अंदर नंबर आते हैं वो सारे इस नंबर सिस्टम का पार्ट। सबसे पहले देखो, नंबर सिस्टम को हम दो चीजों में डिवाइड कर देते हैं। एक होते हैं हमारे रियल नंबर्स और दूसरा होता है हमारा इमेजिनरी नंबर। एक एक करके सारी चीज हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाई जाएगी बाय डिफॉल्ट। रियल नंबर, अब जो रियल नंबर है इसके अंदर हमारे नंबर आते हैं रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। सबसे पहले समझते हैं कि रैशनल नंबर क्या होता है। बचपन से हम एक परिभाषा पढ़ते आ रहे हैं, कोई भी नंबर जो p बटे q की फॉर्म में लिखा जा सके, कोई भी नंबर जो p बटे q की फॉर्म में लिखा जा सके और जहां पे q का मान 0 ना। p बटे q की फॉर्म क्या हुई, जैसे कोई भी नंबर मैं आपको कह दूं, आपने लिख दिया भाई 2/4 3/7, इस तरीके से हमने नंबर लिखा है। यहाँ पे ऊपर में कोई नंबर है, नीचे भी कोई नंबर है और q यानी कि डिनोमिनेटर। बात हो रही है हर की, हर किसका 0 ना हो। इसको हिंदी में बता देता हूँ जो मेरे भाई हिंदी में पढ़ रहे हैं। ये होता है परमेय संख्या और ये होती है अपरिमेय संख्या। परमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। आप देखो भाई, ये तो हमने लिख दिया। अब एक जो टेस्ट के हिसाब से बहुत ज्यादा बेसिक सवाल है जो आता ही है कि ये पूछा जाता है पाई एक रैशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन वाला सवाल है कई बच्चों के लिए। पाई का मान उनको पता है 22/7 है। पाई का मान कितना होता है 22/7। अब वो बच्चे इस डेफिनेशन को यहाँ से मैच करते हैं रैशनल नंबर की डेफिनेशन से। यहाँ क्या लिखा है, नंबर जो p बटे q की फॉर्म में और q बराबर 0 ना हो। वो कहते हैं कि जी ये p है, ये q है और यहाँ q का मान 0 नहीं है। ये बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है रैशनल नंबर की कंडीशन को और वहां टिक मार के आएंगे रैशनल नंबर पे। लेकिन जैसे ही वहां वो टिक मारेंगे वहां उनका सवाल गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, पाई एक इरेशनल नंबर क्यों है इसको जान लेते हैं। पाई का जो एक्चुअल मान होता है ना भाई, वो होता है 3.142 और ऐसे ऐसे करके आगे बहुत लंबा चलता जाता है, इसका कोई स्टॉप नहीं है। क्लियर है ये बात। अब आप कहोगे हमने तो किताब में 22/7 भी देखा है। जहां किताब में देखा होगा ना वहां एक बार फिर पन्ने पलटना, उधर वहां पे लिखा होगा अप्रोक्सीमेट वैल्यू, कि हमें अपनी कैलकुलेशंस करनी थी, हमें अपने वृत्त की, सर्कल की, स्फीयर की, सब जगह की जो 3D और 2D मेंसुरेशन है वहां कैलकुलेशन करनी थी। तो हमने पाई की इस मान को 22/7 अपनी सुविधा के लिए मान लिया। एक्चुअल में 22/7 नहीं था, एक्चुअल में इसका मान 3.142 था, तो हमने इसको मान दिया 22/7। ये हमारी मानी हुई वैल्यू है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है कि 22 को जब 7 से भाग लगाओगे ना तो यही आएगा 3.142, ऐसा करके कुछ लगभग इसके वैल्यू बैठती है। इसी वजह से हमारा यहाँ से एक कंसेप्ट और निकल के आता है, क्या वो आपको बता देता हूँ। जैसे अभी भाई मैंने यहाँ पे लिख दिया अगर 1/3, 1/3 लिख दिया, ये रैशनल नंबर क्यों है पहले इसे भी समझ लेते हैं। अगर मैं कहूँ 1/3 लिखा हुआ है, इधर 1 ये 3 पॉइंट लगेगा, 0 आएगा, 3 3 9 1 0, फिर 3 3 9 1 0। अब ये बोर्ड खत्म हो जाएगा पर ये पॉइंट 3 जाके खत्म नहीं होगा। तो यहां से मैंने क्या सीखा, तुम एक चीज देख रहे हो कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, 3 3 3 और ये अनंत तक चलता जाएगा। तो कोई भी संख्या जो बार बार रिपीट होती है ऐसे नंबर को बोला जाता है रिकरिंग डेसिमल। इनको क्या बोला जाता है, जो नंबर रिपीट हो रहे हैं इनको बोला जाता है रिकरिंग डेसिमल। अब रिकरिंग डेसिमल क्या होते हैं, ये होते हैं भाई आवर्ती दशमलव, आवर्ती दशमलव। और इसको आम भाषा में समझाया जाए तो आवर्ती दशमलव वो संख्या होती है जो पॉइंट का नंबर रिपीट हो रहे हैं। ये पॉइंट 3 है, तो एक चीज दिमाग में बैठा लो, याद रख लो, जब भी पॉइंट के बाद कोई नंबर रिपीट हो रहा है तो ऐसे वाले डेसिमल को तुम हमेशा फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हो, एक भिन्न की फॉर्म में लिख सकते हो। क्या इस पॉइंट 3 की जगह में 1/3 लिख सकता था,
तुम कहोगे बिल्कुल लिख सकते थे, तो जैसे ही तुमने 1/3 लिखा तो ये तो रैशनल नंबर की फॉर्म बन गई, P/Q, और Q का मान 0 नहीं है। तो यहाँ से एक स्टेटमेंट पास कर रहा हूँ मैं, क्या कि जितने भी रिकरिंग डेसिमल होते हैं, जितने भी आवर्ती दशमलव हैं, ये सारे रैशनल नंबर होते हैं। ये सारे क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। सारे के सारे रैशनल नंबर होते हैं। अब तुम कहोगे जी यहाँ पे 3.142 था, इसके बारे में भी थोड़ा प्रकाश डालो। तो भाई अब ये चीज देखना, जब हम 22 को 7 से भाग लगा रहे थे ना, तो दशमलव के बाद हर बार वैल्यू अलग अलग आ रही है, 3.142, आगे भी ये वैल्यू बदलती जाएगी। यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं बनेगा। कोई नंबर लिखा मैंने, जैसे मान लो 4.65329441, कुछ भी मान लो, जैसे 725। अब देख लो हर बार पॉइंट के बाद अलग अलग नंबर आ रहा है, तो इनको बोला जाता है नॉन रिकरिंग डेसिमल। जहां पे कोई चीज रिपीट नहीं हो रही है उसे बोला जाएगा नॉन रिकरिंग डेसिमल। नॉन रिकरिंग डेसिमल यानी हिंदी में भी लिख देते हैं ऐसे, गैर, गौर लिख दिया, गैर होगा आवर्ती दशमलव। आवर्ती दशमलव, गैर आवर्ती दशमलव वो संख्याएं होती है भाई जो पॉइंट के बाद नंबर रिपीट नहीं होते, वो हर बार एक नया नंबर दे देंगे, 3.1 4 2 3 4 7 5, हर बार एक नया नंबर देंगे। और जब भी हर बार एक नया नंबर आएगा पॉइंट के बाद, तो ऐसे नंबर को तुम कभी भी फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, P/Q की फॉर्म में। और जब हम इसे P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो इसलिए ये क्या बन जाता है? इरेशनल नंबर। ये बन जाते हैं इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे क्या आ गया? नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल आर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि जितने भी जो डेसिमल है जो रिपीट नहीं हो रहे, उनको तुम कभी खत्म नहीं कर सकते। टर्मिनेट मतलब खत्म नहीं कर सकते। इसलिए जितने भी सारे रिकरिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल होते हैं, ये सारे के सारे इरेशनल नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है हमारी, इसको नोट कर लेना। कई बार सीधी स्टेटमेंट आती है रेलवे के पेपर में कि हमारे जो नॉन रिकरिंग डेसिमल है वो कैसे नेचर होते हैं भाई, वो नॉन टर्मिनेटिंग, उनको तुम खत्म नहीं कर सकते। और जितने भी जो रिपीट होती है इन डेसिमल को तुम खत्म कर सकते हो। इसीलिए जो बार बार रिपीट हो रहा है ये रैशनल नंबर है, जो रिपीट नहीं हो रहा ये इरेशनल नंबर है। नॉन रिकरिंग डेसिमल आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड आर इरेशनल नंबर। इसीलिए पाई का मान तुम देख रहे हो 3.142 और अलग अलग है, तो इसको तुम कभी खत्म नहीं कर सकते। और जिसको खत्म नहीं कर सकते वो क्या होते हैं? इरेशनल नंबर। तो अब जाके ये कहानी समझ आई होगी कि पाई एक इरेशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर कौन है? जो पॉइंट के बाद रिपीट हो, जरूरी नहीं है पॉइंट 3 3 है। मान लो कल के दिन ये 3.675 675 675, अब तुम देख रहे हो 675 675 रिपीट हो रहा है, तो इसको तुम खत्म कर सकते हो। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर हो जाएगा। इसको तुम P/Q की फॉर्म में ला सकते हो। क्या ये बात क्लियर होगी? जितने भी पॉइंट के बाद नंबर जो रिपीट हो रहे हैं ये सारे के सारे आवर्ती दशमलव हैं, और पॉइंट के बाद ना रिपीट होने वाले गैर आवर्ती दशमलव है। क्या इतनी बात क्लियर हुई होगी भाई? इतनी बात क्लियर हो गई होगी तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसमें से कुछ चीजें मिटा रहा हूं। अब यहाँ देखना, ये तो हमारी रियल नंबर के अंदर आगे रैशनल और इरेशनल नंबर। अब बात करते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर भाई नाम से ही पता चल रहा है जो सिर्फ इमेजिनेशन में है। तुम्हारी इमेजिनेशन में जैसे जिस प्रकार से चल रही चीजें कि आगे अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो भी मेरी जॉब लग जाएगी, ऐसा नहीं होता। तो कुछ नंबर होते हैं जो रियल नहीं होते, ये हमारे सिलेबस से बाहर है। ये आयोटा हमारे 12th 11th 12th की मैथ्स में आता है, पर ये हमारे सिलेबस में नहीं है। हमें खाली इधर पढ़ना है। तो हमने क्या क्या सीख लिया अंदर? हमने सीख लिया रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो P/Q की फॉर्म में हो और Q का मान 0 ना हो। इरेशनल नंबर कौन से नंबर हो गए? जो P/Q की फॉर्म में ना लिखे जा सके। और पाई एक रैशनल नंबर है। ये बात क्लियर है? अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब अगली जो बात करेंगे भाई, वो बात करेंगे इंटीजर्स पे। इंटीजर्स का मतलब पूर्णांक। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर भाई आपने बचपन में नंबर लाइन पढ़ी होगी, माइनस से चालू होती है, माइनस के अनंत से, माइनस के इंफिनिटी से, माइनस इंफिनिटी से। ऐसे ऐसे से कोई नंबर आया हुआ, -5, -4, -3, -2, -1, और फिर क्या आ जाता है? 0। और इस तरफ कौन सी लाइन आ जाती है? पॉजिटिव लाइन, 1 2 3 4 5, और कहां तक चलेगा? इंफिनिटी तक। तो इंटीजर्स हमारे मैथ्स के अंदर के सारे नंबर हो गए जो माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस के इंफिनिटी तक। इसके अंदर जितने भी नंबर आ जाए ये सारे इंटीजर्स होते हैं। क्या ये बात क्लियर है? और यहाँ से एक इंपॉर्टेंट बात, 0 भी एक इंटीजर है। 0 इज इंटीजर। 0 भी एक क्या है? पूर्णांक है। 0 भी क्या है? पूर्णांक है।
क्या इंटीजर भी क्लियर हुआ भाई? अगर ये क्लियर है, अब हम आते हैं अपनी सम संख्या, विषम संख्या, इन पे आते हैं। ये नोट हो गया होगा। अब स्टार्ट करते हैं भाई। इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम, को प्राइम, कंपोजिट, ट्विन प्राइम, बहुत सारे नंबर है, किस प्रकार के नंबर होते हैं और ये पढ़ना क्यों जरूरी है ये भी बता दूंगा, क्योंकि कल के दिन क्वेश्चन आना है 4 लगातार आने वाले इवन नंबर, तो मुझे जब पता ही नहीं होगा इवन नंबर क्या है तो मैं आगे उसको सॉल्व कैसे करूंगा। सबसे पहले इवन नंबर, इवन नंबर का मतलब होता है सम संख्या। इवन नंबर कौन सा नंबर होता है भाई राहुल? 2, 4, 6, 8। जैसे अगर मुझे परिभाषा देनी हो इसकी तो जो 2 से विभाजित हो जाए। बिल्कुल, जो भी नंबर 2 से विभाजित हो जाए। हाँ, तो जो भी नंबर 2 से विभाजित है, डिविजिबल बाय 2, जितने भी नंबर है गणित के अंदर जो 2 से भाग हो जाते हैं पूरी तरीके से, वो सम संख्या होती है। तो मुझे एक चीज बताना है, इसकी परिभाषा पता चल गई, सम संख्या कौन है? जो नंबर 2 से विभाजित हो जाए। तो इस हिसाब से विषम संख्या कौन सी हुई? जो 2 से विभाजित, डिविजिबल, जो 2 से भाग ना हो, जो नॉट डिविजिबल बाय 2। भाई जो 2 से भाग हो रहे हैं वो सम संख्या, और जो 2 से भाग नहीं हो रही है वो विषम संख्या, उसे बोला जाता है विषम संख्या, वो हो जाती है नॉट डिविजिबल बाय 2। अब प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन सी संख्याएं होती है? जो एक और जो खुद से डिविजिबल हो। ठीक है, जो एक और खुद से डिविजिबल हो। अभी राहुल ने बताया कि जो नंबर एक और खुद से डिविजिबल हो, ये एक प्राइम नंबर की भाषा है, परिभाषा है। तो मुझे इसी चीज पे एक चीज बताना, क्या एक प्राइम नंबर है? एक प्राइम नंबर नहीं। क्यों? तुम्हारी परिभाषा के हिसाब से तुमने कहा जो एक से और खुद से विभाजित हो, जो एक और खुद से डिविजिबल हो, है ना? ये तो बोला तुमने। अब एक जो है वो एक से भी विभाजित है और खुद से भी विभाजित है, तो ये प्राइम नंबर क्यों नहीं है? पर 2 फैक्टर होने चाहिए ना। ये उसकी असली परिभाषा है, यानी कि ये वाली परिभाषा एक पे लागू नहीं होती, तो हम ऐसी परिभाषा देंगे जो हर एक नंबर पे लागू हो। तो आज के बाद ध्यान रखना, अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती है, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके 2 फैक्टर होते हैं। नंबर हैविंग 2 फैक्टर। फैक्टर का मतलब हो गया भाई गुणनखंड। गुणनखंड, अब गुणनखंड क्या होते हैं इसका मतलब समझा देता हूँ। 2 फैक्टर, इसका कहने का आम भाषा में क्या मतलब है? आम भाषा में इसका मतलब है, जैसे अगर मैंने कोई नंबर लिख दिया 4 और तुमसे पूछूं 4 किस किस से डिवाइड हो रहा है, तो तुम्हारा जवाब आएगा एक तो 1 से हो रहा है, 2 से हो रहा है और 4 से हो रहा है। तो इसके क्या 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए? 1, 2, 3 हो गए। तो ये नंबर एक अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या की परिभाषा कहती है खाली उसके 2 फैक्टर होने चाहिए, एक तो 1 से डिवाइड हो रहे खुद से। तो इसीलिए क्या होता है भाई, यहाँ पे हम कहते हैं 3 एक प्राइम नंबर है, क्योंकि ये किससे भाग होता है? 1 से और 2 से। इसको कहीं नोट डाल के लिख देना कि 2 भी एक प्राइम नंबर है, इसको नोट डाल के लिख दो, स्टार मार्क बना दो इस पे कि 2 सबसे छोटी सम संख्या है जो कि एक अभाज्य संख्या भी है। या फिर ऐसा कह दो कि 2 एकमात्र इस पूरी गणित के अंदर ऐसी संख्या है, सम संख्या, जो एक अभाज्य संख्या है। इस 2 के अलावा ऐसा कोई इवन नंबर नहीं है भाई जो कि एक प्राइम नंबर भी हो। तो 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस पे रिलेटेड आगे क्वेश्चन आएगा, तो उसको पक्का ध्यान रखना, स्टार मार्क बना के लिख दो 2-3 बातें कि 2 एकमात्र प्राइम नंबर है और 1 इज, जो एक है, जैसे एक है, ये प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं है, नीदर प्राइम, इसको पूरा समझाऊंगा अभी, नॉर कंपोजिट। साथ ही साथ थोड़ी बहुत इंग्लिश भी पढ़ लिया करो, नीदर के साथ हमेशा नॉर आता है और ईदर के साथ और आता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, एक ना तो भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि देखो अभी तुमने क्या परिभाषा लिखी प्राइम नंबर की, कि नंबर जिसके 2 फैक्टर हो, नंबर हैविंग 2 फैक्टर इज प्राइम नंबर, जिसके 2 फैक्टर हैं वही प्राइम नंबर होता है। तो कंपोजिट कौन हो गया? जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, 2 से ज्यादा फैक्टर हो, जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, वो कौन होता है? कंपोजिट नंबर होता है। तो क्या एक के 2 से ज्यादा गुणनखंड नहीं है? एक के सिर्फ 1 से ही भाग होता है वो,
तो उसका एक है। तो यहाँ से मुझे पता चला कि एक जो ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। ये दो बातें बहुत जरूरी है भाई कि एक ना तो भाज्य ना अभाज्य, दो एक मात्र ऐसी सम संख्या जो कि प्राइम नंबर भी है, और तीन से प्राइम नंबर 2 3 5 आगे ऐसे 7 ये हमारे प्राइम नंबर होते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? तो भाई राहुल को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? को प्राइम नंबर वो नंबर जिनका एचसीएफ 1 आए। 1 आए, बिल्कुल जायज बात है। अब जैसे राहुल ने अभी एक बात बोली कि वो नंबर जिनका एचसीएफ 1 आए, पेयर में पेयर में, जैसे मान के चलते भाई 5 और 7, क्या ये को प्राइम नंबर है? यस यस। उसके बाद ये और बता दो तुम फिर मुझे, 4 और 7, क्या ये को प्राइम नंबर है? ये भी प्राइम नंबर है। आपको यहाँ देखेगा ना कि 4 ये नहीं है। जब भी को प्राइम नंबर लिखा है तो जो दो नंबर जिनका एचसीएफ 1 हो, एचसीएफ होता है महत्तम समापवर्तक, यानी कि इन दोनों में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। 4 किससे भाग होता है? 1 से। 7 किससे भाग होता है? 1 से। इसके अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों को भाग कर पाए। इसमें ये जरूरी नहीं है कि इसको भी क्या होना पड़ेगा, प्राइम नंबर ही होना पड़ेगा, ये कोई जरूरी नहीं, पर दो नंबर हो और वो दोनों का एचसीएफ 1 होना चाहिए। एचसीएफ कितना होना चाहिए भाई? 1 होना चाहिए। ये होते हैं को प्राइम नंबर। क्या इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी? मान के चलते हैं क्लियर हो गई होंगी। तो फिर ट्विन प्राइम नंबर किसे कहते हैं भाई? ट्विन प्राइम नंबर वो नंबर जो प्राइम तो होते हैं पेयर में पर गैपिंग 2 की होती है। बहुत ही बढ़िया भाई। ट्विन प्राइम नंबर होने की पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट नेसेसरी कंडीशन है वो ये है कि दोनों के दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए। अब जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 3 और 5 दोनों क्या है? अभाज्य संख्या है, और इनमें गैप कितने का है? 2 का गैप है, तो ये हो गए ट्विन प्राइम नंबर। ऐसे ही 5 और 7 इनमें भी गैप कितने का? ट्विन, दोनों अभाज्य संख्या लेकिन गैप कितने का? 2। फिर यहाँ देखना ध्यान से, को प्राइम नंबर को हिंदी में लिखना भूल गया मैं, इसको बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या में जरूरी नहीं है कि दोनों प्राइम नंबर हो, जो जरूरी नहीं दोनों अभाज्य संख्या हो, पर ये जरूरी है कि दोनों में सिर्फ एक कॉमन होना चाहिए, यानी सिर्फ एक से भागो। एचसीएफ कितना होना चाहिए? 1। और ट्विन प्राइम में दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए, साथ ही साथ उनमें गैप होना चाहिए 2 का। तो अगर मैं कह दूं भाई 11 और 17, क्या ये ट्विन प्राइम नंबर है? नहीं, ये ट्विन प्राइम नंबर नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ गैप कितने का आ गया? 6 का। तो ये बात क्लियर हुई होगी। नेचुरल नंबर यानी कि इसे बोला जाता है प्राकृतिक, शायद थोड़ा सा लिखने में गलती हुई होगी, वो देख लेना हिंदी में। प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है भाई? प्राकृतिक संख्या एक से एक प्लस इनफिनिटी तक जाए, 1 से लेके 2 3 और कहाँ कहाँ तक चले जाए? अनंत तक, इंफिनिटी तक चले जाए, ये प्राकृतिक संख्या होती है। अब एक चीज देखना, नेचर बहुत बढ़िया चीज है। मदर नेचर ने हमें क्या दिया था? नॉर्मल से नंबर दिए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमने क्या किया? जीरो का आविष्कार किया। आर्यभट्ट ने क्या किया भाई? जीरो का आविष्कार किया। और जैसे आर्यभट्ट ने जीरो का आविष्कार किया तो हमारी गणित और बड़ी हो गई। अगर जीरो का आविष्कार नहीं होता तो कितनी आसान गणित होती। तो होल नंबर कौन से नंबर हो गए? तो जीरो से स्टार्ट होके अनंत तक चले। तो प्राकृतिक संख्या, और ये कौन सी होती है भाई? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, होल नंबर यानी कि जो नंबर जीरो से स्टार्ट होके अनंत तक चले, और प्राकृतिक जो नेचर ने दिया हमें 1 2 3। तो मेरा एक सवाल है, कमेंट बॉक्स में मुझे एक चीज बताना कि अगर होल नंबर तुम कहते हो, जीरो की खोज किसने करी? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने करी जीरो की खोज। क्या आर्यभट्ट महाभारत रामायण के टाइम पे थे? नहीं थे। तो लोगों को कैसे पता चला कि रावण के 10 सर है? वहां पर खोज खाली लिखी हुई थी ना कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब जीरो था ही नहीं तो पता कैसे चला कि रावण के 10 सर है? इस बात का जवाब दो पहले तो। अब इस सवाल का जवाब ढूंढो, कहीं से भी ढूंढो, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि यार ये जीरो की खोज तो बाद में हुई, तो उन्होंने 10 सर कैसे बता दिया? और जो कहते थे कौरव 100 भाई हैं, वो कैसे बता दिया? जब जीरो था ही नहीं तो उन्होंने 100 कैसे बोल दिया? मेरे हिसाब से जो जवाब मुझे लगता है कि उनको 10 ये नहीं पता था कि इसे 10 बोलते हैं, उन्होंने ऐसा 10 बोला कि 10, और जो 100 बोल रहे थे ऐसा 100 बोला, 100 दशानंद इसीलिए बोलते हैं जिसके 10 सर थे। उनको ये नहीं पता था कि 10 को ऐसा बोला जाता है मेरे हिसाब से। बाकी इसका कोई बेहतर जवाब है तो वो आप मुझे बताना, मुझे, है ना भाई? तो अब ये सारी चीजें मेरे हिसाब से तुम्हें क्लियर हुई होंगी कि इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट, को प्राइम, ट्विन प्राइम, नेचुरल, होल, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल, ये सारी चीजें मैं तुम्हें बढ़ा चुका हूं। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे होंगे आगे, इनका यूज क्वेश्चंस में कैसे होगा, चैप्टर में कैसे कैसे इन पे क्वेश्चंस बनते हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है,
अभी एक मात्र चीज और रह गई, वो चीज और बता देता हूँ, या पहले इसमें क्वेश्चन देख ले कुछ, एक दो चीजें कंसेप्ट और बताता हूँ, फिर इसमें क्वेश्चन देखते हैं सीधा। इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट खींच लो। अब अगला जो टॉपिक है हमारा, बहुत नॉर्मल सा टॉपिक। अभी मैं तुम्हें ये बोल दूं 1 2 3 4, इन सारी संख्याओं को, पहले तो कौन सी संख्या हुई, एक से स्टार्ट हो रही है और ये चलती जा रही है, ये नेचुरल नंबर हुए भाई, ये होते हैं नेचुरल नंबर जो एक से स्टार्ट होके कहीं तक भी चलते जाए। जहां तक हमें क्वेश्चन बोला, अभी मुझे क्वेश्चन ने नहीं बोला तो मैंने एन मान दिया, कल के दिन क्वेश्चन 50 बोल सकता है, 70 बोल सकता है, 700 बोल सकता है, जो उसका मर्जी है। अब देखो, अगर क्वेश्चन में पूछूं 1 2 3 4 यहां तक पूछूं, इनका प्लस बताओ कितना हुआ भाई, 10 हुआ। ये आसानी से कट गया। कल के दिन ये मैं एन का मान तुम्हें दे दूं कि एन का मान 500 है। अब एग्जाम में तो टाइम निकल जाएगा, पर इसका उत्तर नहीं आ पाएगा जोड़ के। तो इसी चीज की सुविधा के लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है कि पहली एन प्राकृतिक संख्याओं का योग, इधर लिख देता हूं मैं, पहली एन प्राकृतिक संख्या का योग, या फिर सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। ये याद रखना, ये फॉर्मूला कब लगता है, जब संख्याएं एक से स्टार्ट हो रही हो। ये फॉर्मूला तब नहीं लगेगा जब मैं यहाँ से संख्या 4 से स्टार्ट करता और बोलता 500 का, तब कहीं तुम ये फॉर्मूला लगाते तो दिक्कत आ जाती, क्योंकि वहां पे एन का मान बदल जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना है ये भी बताऊंगा, पहले इसको नोट कर लो। तो यहाँ पे तुमने फॉर्मूला लिख दिया n+1 बटे में 2। ऐसी ही अगली जो बात आती है, पहली एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। इंग्लिश में इसे बोलूं, इसको ऐसे लिख लेना, पहली एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। इंग्लिश में इसे लिख देते हैं सम ऑफ फर्स्ट एन, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। इसका क्या फॉर्मूला होता है भाई, n+1 2n+1 बटे में 6। क्या इतनी बात क्लियर है, इसको समझा देता हूँ क्या। जैसे यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9। तो ऐसे करके जाना है जहां तक क्वेश्चन बोले। क्वेश्चन कुछ भी बोल सकता है 50 100 10 15, जो उसका मन रहे। तो हम क्या कहेंगे, n+1 2n+1 बटे 6। अब एक लास्ट रह गया ये, इसको क्या बोलेंगे, पहली एन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। तो ये हो गया सम ऑफ फर्स्ट क्यूब ऑफ, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। इसका क्या फॉर्मूला होगा भाई, n+1 बटे में 2 का होल स्क्वायर, n+1 बटे में 2 का होल स्क्वायर। अब इसका यूज कैसे करना है ये सीख लेते हैं पहले। अब जैसे मान लो पहले वाले क्वेश्चन में मैंने लिखा एन एन एन, एन का मान कल के दिन क्वेश्चन एन की जगह पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इसको थोड़ा सा मिटा के चेंज करूंगा चीजों को। अब जैसे मान लो क्वेश्चन ये आता, 1 से लेके 500 तक संख्याएं लिखी और बोलता है इसका योग बता दो मुझे। तो मुझे पता है 1 से 500 तक कितने नंबर आते हैं भाई, 500 ही आते हैं। कैसे, अगर मैं पूछूं 1 से 4 तक कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 आ रहे हैं, तो 1 से 500 तक कितने आएंगे 500। तो एन का मान कितना आ गया 500। 500 से याद आया, आजकल एक रील भी बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है, देखा होगा तुमने भी, 500 में। तो 500 प्लस 1 कितना हो गया 501 बटे में 2। 2 से काटा भाई ये 250 बार, 250 गुना 500 के सवाल का जवाब बन जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है। वही चीज सेम यहीं पे लगानी है। एन कल के दिन क्वेश्चन बोलता है 50 तक लेना है, तो एन का मान कितना आ जाएगा 50। यहाँ पे क्वेश्चन बोलता है कि ये चीज उसे 30 तक बतानी, तो एन का मान कितना आ जाएगा 30। अब दिक्कत कहाँ बनेगी, दिक्कत तब बनेगी तुम्हें जब क्वेश्चन बोल दे कि मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूँ। अब इसको हम कल की क्लास में देखेंगे, क्वेश्चन बता देता हूँ। क्वेश्चन दे रहा है 10 + 11 + 12 डॉट 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 20 तक, इनका मेरे को योग बताओ, ये बोल रहा है। अब देखो तुम कहीं ये फॉर्मूला लगाओगे तो उत्तर कितना आ जाएगा भाई तुम्हारा, 10 से 20 तक कितनी संख्याएं लिखोगे 10 संख्याएं, पक्का 10 संख्याएं, 11 संख्याएं। कैसे, जब ऐसी कंफ्यूजन हो 10 से 20 तक कितनी है, 20 में से 10 ऐसे मत घटाना। अगर मैं कहूँ 10 से 11 तक बताओ कितनी है, वैसे तुम देखोगे तो 11 में से 10 घटाओगे 1 बोल दोगे, लेकिन वैसे कितनी है 1 2। 13 तक बोलूंगा 12 तक बोलूंगा तो 1 2 3। तो ऐसी 20 तक बोलूंगा तो कितनी हो जाएगी 11। तुम एन का मान 11 रखोगे, 12 रखोगे, बटे में 2 लगाओगे, 2 से 6 बार 11 6 66। तुम्हारा जवाब कितना आ जाएगा 66। पर एक बार तुम सोचना 20 + 19 + 18 + 17 यही 66 से ज्यादा हो जाता है, तो ये उत्तर तो गलत है। तो
इसका उत्तर कैसे होगा ये कल की क्लास में हम देखेंगे। तब तक के लिए जितनी चीजें आज पढ़ाई है एक बार इसको रिवाइज करो, और अब कल से हम इनके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन तुम्हारे रेलवे के प्रीवियस ईयर्स के रहेंगे, क्योंकि पूरी सीरीज तुम्हारी रेलवे के ऊपर चल रही है। रेलवे के एग्जाम में बहुत सारे एसएससी पकड़ लो, रेलवे के एग्जाम सब में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो कल की क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।